नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 11वें अध्याय जंतुओं और पादप में परिवहन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में जितना सीखा था उसका एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में परिसंचरण तंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि परिसंचरण तंत्र दो भागों में बांटा जाता है, पहला रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र, और इनकी सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों तक विविध पदार्थों का वहन किया जाता है, चाहे वह पोषक पदार्थ हो या उत्सर्ग पदार्थ हो। रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त वाहिनियां और हृदय मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हमने रक्त वाहिनियों की चर्चा की। हमने देखा कि रक्त वाहिनियों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला धमनी और दूसरा शिरा। इनके अतिरिक्त भी हमारे शरीर में रुधिर की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो धमनी और शिराओं के जुड़ने वाले स्थान पर आई होती हैं। वह भी विविध प्रकार के पोषक तत्वों एवं उत्सर्ग पदार्थों के वहन के लिए महत्व की भूमिका निभाती हैं। उसके पश्चात हमने हृदय की संरचना का अभ्यास किया और यह भी देखा कि हृदय हमारे शरीर में किस तरह से रुधिर को संचारित करता है, प्रत्येक अंगों तक पहुंचाता है। आइए अब आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जंतुओं में उत्सर्जन के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, यदि आपके घर में गाड़ी हो और उसमें आपके पिताजी ने यदि ईंधन पुराया हो तो उसके चलने पर उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, परंतु उसके साथ साथ उसमें से धुआं भी उत्पन्न होता है जो कि काफी विषैला होता है। यह ऐसा पदार्थ है जो कि वाहन को चलने के लिए कोई भी प्रकार की मदद नहीं करता, अतः वह हमें अपने में से बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जब हम भी विविध प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तब उनके उपयोग में लेने के बाद कुछ ऐसे ही विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है और उन्हें हमें शरीर में से बाहर निकाल देना पड़ता है। ऐसे पदार्थ उत्सर्ग पदार्थ कहे जाते हैं। यदि हम चर्चा करें कि भोजन का जब पाचन होता है तब उसके बाद हमारे शरीर में से मल जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह भी एक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ है। साथ ही जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तब उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यह भी एक प्रकार का उत्सर्ग पदार्थ ही है। साथ ही जब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है तब उसके द्वारा जो मूत्र का निर्माण होता है यह भी उत्सर्ग पदार्थ है, यानी अपशिष्ट है जिसे हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में एक संपूर्ण तंत्र की रचना होती है। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होते ही हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिल करके उत्सर्जन तंत्र की रचना करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट है वह मल के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, मूत्र के रूप में, साथ ही पसीने के रूप में भी शरीर से बाहर निकाला जाता है और यह सभी पदार्थ उत्सर्ग पदार्थ कहे जाते हैं। परंतु हमारे शरीर में जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वह मुख्य उत्सर्जन तंत्र में उत्पन्न होती है। विद्यार्थी मित्रों, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए रक्त को छानने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थ यानी उत्सर्ग पदार्थों का वहन करने का काम रक्त ही करता है और रक्त में पोषक तत्व तथा उत्सर्ग पदार्थ और रक्त की कणिकाएं मिश्रित होती हैं, इसलिए उन्हें छान करके उसमें से जो अपशिष्ट है उसे अलग करना पड़ता है। उसके लिए हमारे शरीर में विशिष्ट अंग की रचना होती है। यह व्यवस्था हमारे शरीर में वृक्क यानी गुर्दों, जिसे हम अंग्रेजी में किडनी के नाम से भी जानते हैं, उसमें आई हुई कुछ कोशिकाओं के द्वारा की जाती है। अब हम हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र किस तरह से बनता है उसकी चर्चा करते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्ररंध्र यह मुख्य अंग कहे जाते हैं जो साथ में मिलकर के उत्सर्जन तंत्र की रचना करते हैं।
चलिए अब हम इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप इस चित्र में हमारे उत्सर्जन तंत्र को देख सकते हैं। इसमें मुख्य उत्सर्जन अंग के रूप में एक जोड़ी वृक्क आया होता है, यानी मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में जो मुख्य अंग है वह वृक्क है और उसकी संख्या एक जोड़ी अर्थात 2 होती है। यह शरीर में किस स्थान पर होता है, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में वृक्क उदर गुहा में कमर की तरफ आया हुआ होता है। विद्यार्थी मित्रों, यदि हम इसके आकार की बात करें तो यह बिल्कुल सेम के बीज के आकार का और कत्थई रंग का होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इस चित्र में कुछ वृक्क बताए गए हैं जिनका रंग कत्थई है और उनका आकार बिल्कुल सेम के बीज के आकार का होता है। विद्यार्थी मित्रों, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य रक्त को छानना है और उसमें जो उत्सर्ग पदार्थ हैं उनको अलग करना है। विद्यार्थी मित्रों, यदि हम इस वृक्क को काट करके उसकी अंतस्थ रचना देखें तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, जिसमें काफी छोटी छोटी बारीक कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो कि मूत्र को छानने का कार्य करती हैं। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की कि मुख्य घटक के रूप में इसमें पोषक तत्व भी होते हैं और उत्सर्ग पदार्थ भी होते हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ हैं वह पोषक तत्व हैं और जो बिन उपयोगी यानी विषाक्त पदार्थ है वह उत्सर्ग द्रव्य हैं, जिन्हें इस मूत्राशय में यानी वृक्क में छाना जाता है। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित भी कर लिया जाता है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, इस प्रक्रिया को मूत्र छनन के नाम से भी जाना जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में अलग कर दिए जाते हैं, यानी उन्हें हटा दिए जाते हैं, जिससे हमारे मूत्र का निर्माण होता है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, इस पदार्थ के अंदर शरीर में से पानी को भी मिलाया जाता है, जिससे जो हमारा मूत्र है वह थोड़ा सा मंद बनता है, अन्यथा यह हमारे त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वृक्क आगे चल करके अत्यंत पतली नलिका से जुड़े होते हैं। यह पतली नलिका को हम मूत्रवाहिनी के नाम से जानते हैं। जो मूत्र वृक्क में तैयार हुआ है वह मूत्रवाहिनी में जाता है और वहां से शरीर के आगे के भागों में पहुंचा दिया जाता है। यह मूत्रवाहिनी पतली और नलिका स्वरूप में होती है, जो कि स्थिति स्थापक होती है। यह मूत्रवाहिनी आगे चल करके एक थैलीनुमा रचना से जुड़ती है। यह थैलीनुमा रचना मूत्राशय के नाम से जानी जाती है। जितना भी मूत्र वृक्क में उत्पन्न हुआ है उसे मूत्रवाहिनी के द्वारा बूंद बूंद करके इस मूत्राशय में जमा किया जाता है। मूत्राशय एक पेशी नली से जुड़ी होती है, जिसे हम मूत्रमार्ग कहते हैं। यह मूत्रमार्ग मूत्र रंध्र द्वारा शरीर से बाहर की तरफ खुलता है। जितना भी मूत्र का निर्माण होता है वह सभी की सभी मूत्र इस मूत्राशय में इकट्ठा होता है और जब यह मूत्राशय संपूर्ण रूप से भर जाता है तब इसमें एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है और उस दबाव होने के कारण अंदर जितना भी मूत्र है वह मूत्र मार्ग से मूत्र रंध्र के द्वारा शरीर से बाहर की तरफ त्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र की रचना करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कि कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1.8 लीटर जितना मूत्र त्याग करता है। इस मूत्र में लगभग 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में उत्सर्ग पदार्थ के रूप में पसीने को भी त्याग किया जाता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पसीने यानी स्वेद के द्वारा भी शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जिस प्रकार किसी मटके में से पानी बाहर निकलता है तो मटके में रहा हुआ पानी शीतल बन जाता है। उसी प्रकार जब पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है तब उसके निकलने पर हमें शीतलता का एहसास होता है। साथ ही हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। पसीने में जल और लवण यह दो घटक आए होते हैं। गर्मी के दिनों में पसीना शरीर को ठंडा बनाए रखने में मदद करता है। अब चर्चा करते हैं अपोहन यानी डायलिसिस की। यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो तब उसे यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क जब काम करना बंद कर दे, ऐसा किसी संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने पर यानी वृक्क के काम न करने पर इस स्थिति में रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें
कई हानिकारक बीमारियां देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है और उसके मरने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अहोपन की प्रक्रिया द्वारा शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे निकालने के लिए कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है, तो उसके जीवन काल की वृद्धि संभव हो जाती है। इस प्रकार रक्त के छनने की प्रक्रिया को अपोहन या डायलिसिस के नाम से जानते हैं। आप इस चित्र में डायलिसिस की एक सामान्य प्रक्रिया देख सकते हैं। सभी जीव मनुष्य की तरह उत्सर्जन तंत्र नहीं रखते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कुछ अन्य जंतुओं में उत्सर्जन के विषय में। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। वे मछलियां पानी में रहती हैं, इसलिए उनमें उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्पन्न होने वाला जो अमोनिया है उसे सीधा जल में ही त्याग कर दिया जाता है। परंतु कुछ जीव जिन्हें पानी की कम उपलब्धि होती है, जैसे कि पक्षी या छिपकलियां और सर्प जैसे जो जीव हैं, वह अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को अर्धघन पदार्थ के रूप में त्याग करते हैं, जो मुख्यतः सफेद रंग का यौगिक यानी यूरिक अम्ल होता है। इस चित्र में यूरिक अम्ल को देख भी सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने उत्सर्जन तंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।